हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड की लगातार कोशिश है कि आप तक खबरें भी पहुंचें और खबरों के तह तक भी आप पहुंचें, ताकि आपको जो इंफॉर्मेशन गोदी मीडिया नहीं पहुंचाना चाहता वो इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचे, ताकि डेमोक्रेसी में जो आम लोगों को सोचने समझने फैसले लेने की ताकत होनी चाहिए वो बाकी रखी जा सके। ये बहरहाल एक छोटा प्रयास, लेकिन लोगों तक पहुंचने की कोशिश है। हम जैसे और बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। ये बात कई लोग महसूस कर रहे हैं। एक तरफ कर्नाटक में इलेक्शन से पहले ऐसे सर्वे आ चुके हैं जिसमें बीजेपी हारती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों अमित शाह कई दिन तक महाराष्ट्र में काफी एक्टिव थे। कोशिश ये थी, रिपोर्टिंग ऐसी थी, जिसमें हमने अब से पहले एक इंटरव्यू भी आपको मुंबई के हिंदुस्तान डेली अखबार के एडिटर के साथ दिखाया था, जो महाराष्ट्र की सियासत को समझने की हमारी एक कोशिश थी। आज भी हम अपने एक मेहमान जो नागपुर में रहते हैं, जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं और इसके अलावा बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। मुल्क की सियासत पर बहुत गहरी नजर है। आपसे हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिर वो जो ऑपरेशन कमल ऑफिशियली तो नहीं कहा गया, लेकिन अंदर अंदर कोशिश वही थी। अजीत पवार को, एनसीपी को अपने साथ लाने की कोशिश अमित शाह जी वहां कर रहे थे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पेंडिंग है कि आखिर ये हुकूमत, जिसे ईडी सरकार कहा जाता है, एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, क्या वो सरकार बचेगी? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का मूड जरा ऐसा लग रहा है, कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ ईमानदारी से फैसले हो रहे हैं। इसमें बीजेपी डरी हुई है। इस पर क्या कुछ है? शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। के लिए आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप चूंकि पार्टी के अंदर की भी बहुत सी चीजें जानते होंगे, जितना मुमकिन हो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि क्या कुछ था, अमित शाह की कोशिश क्या थी और कहां आकर के अटक गई, अगर अटक गई है तो अभी तक की क्या सूरत हाल है? आपके दर्शकों को आज ईद का तीसरा दिन है तो ईद की बधाई भी दे दूं, और जो ईद नहीं मनाते हैं उन्हें प्रसन्नचित्त रहने की शुभकामना देते हुए, आदाब करते हुए आपकी बात की तरफ आता हूं। देखिए, एक बात आपको बता दूं, बड़ा साफ बता दूं, अजीत पवार के बारे में जितनी बातें कही जा रही हैं वो सत्यता के परे है, सत्यता से दूरी रह गई। आप कहेंगे कि आप एनसीपी के लीडर हैं इसलिए छुपा रहे होंगे। मैं जब आपसे चर्चा करता हूं तो एक भारतीय के हैसियत से चर्चा करता हूं, किसी पार्टी के लीडर के हैसियत से चर्चा नहीं करता। बात यह सच है, देखें आपको बताएं, इतिहासों में जब आप कदम डालेंगे तो हमारे यहाँ राम और रावण की भी लड़ाई हुई थी। ये बात को मैं थोड़ा देर आपके तरफ ले चलूंगा ताकि बाद में आइएगा। रावण ने से जब विभीषण ने कहा कि सीता मैया को वापस कर दीजिए राम को, तो रावण ने समझ लिया कि इसके अंदर संपत्ति जीवित हो गई है और ये मेरे साथ धोखा करेगा, तो रावण ने उसको निकाल दिया लंका से। हमारे यहां भी यही स्थिति पैदा हो गई। पवार साहब ने जेसीपी से आपको न्याय नहीं मिलेगा एक बात कहते हुए कह दिया, और कह दिया कि विदेशी कंपनी जो हिंडनबर्ग है कि कौन सा है, हिंडनबर्ग, जिसने अदानी के खिलाफ जिसने रिपोर्ट दिया है, आप विदेशी कंपनी की बात पर भरोसा करते हैं, देसी पर नहीं करते हैं, ये उनकी बात आई। और जेसीपी से न्याय नहीं मिलेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो इंक्वायरी चल रही है वही अच्छी है। एक बात इधर चली गई। दूसरी बात, अजीत दादा ने अपने एक बयान में कह दिया कि 2014 में ये डिग्री उग्री की बातें क्यों लोग करते हैं, लोगों ने डिग्री देख के वोट नहीं दिया था, वो हमारे मोदी जी का करिश्मा था।
अब ये दो बातें जब इधर गई तो लोगों को लगने लगा कि एनसीपी में सिंपैथी पैदा हो गई है भाजपा के नरेंद्र मोदी के प्रति, तो लोगों ने अब अटकलें लगाना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि गोदी मीडिया मोदी के फेवरेबल अगर कोई न्यूज छोटी सी मिले तो उसे रबड़ की तरह खींच कर खबर बना देती है, रबड़ की तरह खींच कर खबर बना देती है, जितना खींच पाती है खूब खींच लेती है। तो उन्होंने ये खबर बना दिया कि एनसीपी में इसमें उसमें उसमें। देखिए, किसी आदमी का सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के लिए अपनों को धोखा देना यह बुरी बात है। मुख्यमंत्री बनने का सपना देखना विधायक बनने के बाद हर नेता के मन में आ जाए, वो तो उसकी किस्मत जाने कि 145 विधायक जब होंगे तब वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकेगा, क्योंकि 288 सीटें हैं। अब सवाल ये आता है कि ये चीजों को आप देख रहे हैं, हम इस चीज को दूसरा नजर से देख रहे हैं। आपको मालूम है 16 अप्रैल को हमारे यहां एक महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, और उसमें लोग मरे। उन खबरों को दबाने के लिए हमारे अजीत पवार की खबर को उछाला जा रहा है कि लोग का ध्यान बदल जाए। जिस तरीके से देश में महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता, सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए पुलवामा को लाकर खड़ा कर दिया गया था, किसी और को लाकर के खड़ा कर दिया गया था। कुछ नहीं मिलता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो महाराष्ट्र में जो बनी हुई है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी, इसका इतना वर्चस्व चल रहा है कि इस वर्चस्व के सामने भाजपा ये मान चुकी है कि आने वाले चुनाव में हम बहुत नीचे चले जाएंगे, हमारी सीटें कम हो जाएंगी। तो इनमें फूट कैसे डाला जाए, तो उनके सामने दो ही विकल्प है। पहला विकल्प अजीत पवार को लेकर चलना, क्योंकि 7:30 बजे सुबह वाली शपथ ग्रहण समारोह से इनका हौसला बढ़ा हुआ है कि वो साथ में आके शपथ ले सकते हैं तो साथ में आ सकते हैं, ये उनकी भावना है। और आकर 72 घंटे में इनको हटा सकते हैं, ये कि हम भी राजनीति के कुछ खेल जानते हैं। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब ने इस बात का खुलासा कर दिया था। अब रह गई बात कि इनको क्या है, देश से ये जाने लगे हैं। जब जाने लगे हैं तो छटपटाने लगे हैं, छटपटाने लगे हैं तो एकता में फूट लाने के लिए लड़ाने लगे हैं। यही तो इनका काम है, इसके अलावा नहीं है। कल भी हमारे शरद चंद्र जी पवार साहब ने एक जुमला कह दिया कि फोड़ा फोड़ी की राजनीति जो चल रही है वो चलने दीजिए। आपको मालूम है महाराष्ट्र में एक नारा लग रहा है, या तो आओ भाजपा के मेल में, नहीं तो जाओ जेल में। अगर भाजपा में आओगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, नहीं जाओगे तो तुम पर पाप लगा करके, गुनाह लगा करके जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि नेताओं के जरिए उनका मानना है कहीं न कहीं कोई गलती होगी, और आदमी तो गलतियों का पुतला है, कहीं ना कहीं होगा। सीन को शीन बनाने में कौन सा टाइम लगने वाला है। लकीर गाल पर अगर खरोच के लगे हैं तो तलवार का धार भी ये बना कर सके, किसी को गिरफ्तार करा सकते हैं। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए काजवी साहब लोगों ने अटकलें लगा दिया और हमारे आदरणीय अजीत दादा पवार साहब के इमेज को कलंकित करने का काम करना शुरू किया, गिराने का काम करना शुरू किया। और अजीत दादा, आपको मालूम है जब किसी आदमी पे झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं तो आदमी खींचता है, गुस्से में आता है, क्रोध में आता है। तो भाजपा ये जानती है कि आदमी जब क्रोध में आता है तो और बड़ी गलती करता है, तो इसलिए वो गुस्सा भी दिला रहे हैं कि क्रोध में आए, क्रोध में आए तो कुछ बोले तो कुछ और बोला जाए। उधर हमारे संजय राउत जी को भी पंच भर दिया जाता है। अजीत दादा जैसे 7:30 बजे शपथ लिए थे वैसे ही भाग करके फिर हम भाजपा के साथ आएंगे, ताकि महाविकास आघाड़ी के वो चौकीदार अपने आप को कहते हैं, तो वो चौकीदारी में भाई जागते रहो का नारा देने वाले चौकीदार को इस बात का डर है कि हमारे चौकीदारी पे असर ना आ जाए, हमारी अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी टूट जाती है तो फिर इनमें भी तू में होने लगता है। जब दोनों में तू में होगा तो किसी भी हाल में फायदा भाजपा को होगा। हम लड़ेंगे, बटेंगे, कटेंगे, फायदा भाजपा को होगा। तो इन परिस्थितियों में भाजपा हर तरह से झगड़ा लगाने का काम कर रही है। आपको मालूम है भाजपा मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए 3 तलाक के मामले को आगे लेकर रही।
मुसलमानों में और कुछ बुराइयां दिखा करके हिजाब पर तेजाब पर हिजाब पर बातें करके और भी लड़ाने का काम करना शुरू की कि विकास के बात पर। उसके बाद आपने देखा बुद्धिजीवी के नाम पर बुद्धिजीविका चलाने वाले चले गए मिलने के लिए, तो और कोई नाम किया, फिर कोई भागवत से लेकर के और कोई मदरसे में और वहां जाकर मिलने का काम करके कुछ काम किया। सवाल ये है कि ये लोग हर जगह दरार डालना चाहते हैं, फूट डालना चाहते हैं। इनको मालूम है कि फूट डालकर लूट हम करेंगे तो हम जो गलत कर चुके हैं, जो देश की जनता को बर्बादी के रास्ते पे ले गए हैं, जनता इन सारी बातों को भूल जाएगी। जात पात पर, धर्म पात पर, झगड़े पर, सांप्रदायिकता पर वो हमारे साथ जुड़ करके हमारा साथ देगी और फिर 2024 में हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। ये उनकी भावना है और इसीलिए वो तरह तरह की कहानियों को छेड़ा करते हैं। अच्छा, ये बताइए शब्बीर अहमद विद्रोही साहब के आपने कहा कि भाजपा जा रही है इसलिए वो ये सब ऐसा कर रही है, तो अभी जो अमित शाह जो मुंबई में थे, महाराष्ट्र में थे, वो किन किन लोगों से मिले और क्या क्या हुआ, और इस वक्त एनसीपी की खासतौर पर अजीत पवार की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ इस वक्त की क्या सूरत हाल है ये बताइए। कि क्योंकि अमित शाह को बीजेपी में इलेक्शन जीतने का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य को होना था तो कर्नाटक में जहां इलेक्शन हो रहे हैं बहुत नजदीक है, लेकिन वो महाराष्ट्र में इतना टाइम लगा रहे थे। क्या अमित शाह नाकाम होकर के वापस चले गए महाराष्ट्र से? क्या एनसीपी जिसने पहले बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, वो जो 72 घंटे वाली थी, क्या अब वो उस बहकावे में आने वाले नहीं है या धमकी में आने वाले नहीं है? क्योंकि उनके पास ईडी, सीबीआई ये सब कुछ तो है जो जिसके जरिए वो अपोजिशन के लोगों को या तो हमारे साथ आइए, नहीं तो जो आपने कहा, नहीं तो हम इल्जाम लगा करके फंसा लेंगे, जेल भेज देंगे। क्या अब वो डर कहीं नहीं है एनसीपी के लोगों में, खासतौर पर अजीत पवार में? अभी आपने एक प्रश्न पूछा कि अमित शाह 2 दिन बंबई में रहे और बंबई में रहे तो क्या अपने लोटस जो ऑपरेशन लोटस में सफल हुए कि नहीं हुए, ये आपने पूछा। सफलता और असफलता की पता चलेगी। कारण क्या है कि जब रिजल्ट आता है तब बच्चे को पता चलता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी, कहां कम पड़ गए, कहां ये हो गए। और आज के दौर में आप जानते हैं कि भय झूठ बोलने के लिए प्रभावित करता है, भय कभी सत्य नहीं बुलाता है। और अमित शाह हो या मोदी, इनके प्रति जनता में प्यार नहीं है, भय है। और भय कभी सत्यता को सामने नहीं आने देता है सिवाय झूठ के। और लोग उसकी चापलूसी करना पसंद करते हैं जब बड़ा आदमी चापलूसी से उनके खुश होता है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि कितना सफल हुए, कितना असफल हुए। लेकिन हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो बर्जमूठ सभाएं चल रही हैं वो बहुत अच्छे ढंग से सफल हो रही हैं। और उद्धव ठाकरे भी इंडिविजुअल कहीं कहीं सभा ले रहे हैं तो वो भी सफल हो रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि आपको बताएंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा कि नेता चले गए हैं, जनता अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ है, ऐसा दिखाई देता है। जिस तरह से हमारे भी आपने देखा था चुनाव में लोग ये कह रहे थे कि एनसीपी के आधे से ज्यादा नेता भाग के भाजपा में चले गए थे, मुश्किल से 20-25 सीट आएगी। लेकिन जनता ने ये साबित कर दिया कि हम नेता के पीछे नहीं चलते हैं, हम विचार के पीछे चलते हैं और हम शरद पवार के व्यवहार के पीछे चलते हैं। तो वो चुनाव के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन एक बात और बताता हूं कि ये सबूत पांव है। सबूत पांव समझते हैं ना, ये कहीं भी किसी अच्छे काम के लिए जाता है तो बुरा हो जाता है। अब इसको लोग चाणक्य कहें या कुछ भी कहें, इसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन क्यों कह रहा हूं कि यह महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देने गया और धूप इतनी तेज हुई, कोई व्यवस्था नहीं थी, 14 करोड़ रुपया खर्च किया गया था वहां साज सज्जा और व्यवस्था के लिए, लोग मर गए। पहली खबर में 13 मौत की आई, बाद में 14 हो गई। और आज के अखबारों में नेताओं का बयान है कि मौत छुपाई जा रही है, 50 से ज्यादा लोग मरे हैं। तो अब ये भी मामला रंग खेलेगा तो लोग कहेंगे देखा तुमने, मंचों पर नेताओं के लिए एसी और कूलर लगा था और जनता को धूप में जलाया गया। ताली बजाने वाले मर जाते हैं,
थाली बजाने वाले मर जाते हैं, इन्हें बेवकूफ बनाने वाले सज जाते हैं। यह भी बात लोगों के बीच में जाने वाली है। और इसीलिए काजमी साहब, ये घटना भी ये बात को साबित करती है कि अमित शाह अपनी योजना में असफल रहे। अच्छा, अमित शाह अपनी योजना में असफल अगर रहे, देखिए लोगों का अंदाज और अटकल ये है, समझना ये है कि कर्नाटक में हालात पहले ही बीजेपी के लिए मुश्किल बने हुए हैं। अब ये महाराष्ट्र में अगर सरकार ना बचा सके, अगर वहां सुप्रीम कोर्ट ने वो सरकार को कबूल ही नहीं किया, तो महाराष्ट्र भी इनके हाथ से निकलेगा और फिर उसके बाद 2024 से पहले बीजेपी बहुत कमजोर हो जाएगी। आपको इसका मतलब आपका क्या अंदाज है, क्या आप क्या देखते हैं? सही में अगर एकता विपक्ष में आ जाए तो बीजेपी कभी भी कमजोर रहेगी, चाहे वो कितना कुछ कर ले। अगर हम ही फूट में रहेंगे तो किसी तरह का कोई लाभ जो है हम नहीं उठा पाएंगे और भाजपा अपना लाभ उठा लेगी। आप महाराष्ट्र जानते हैं कर्नाटक की सीमा से लगा हुआ है, और आपको ये भी पता है कि मराठी भाषा के मुद्दे को लेकर के विवाद भी चल रहा है कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र का। तो इसके आने के पीछे कुछ महाराष्ट्रियनों को चॉकलेट देने का काम किया होगा अंदर अंदर, कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो मराठी भाषी चीजों को महाराष्ट्र में शामिल कर दूंगा। ये भी लालच दे चुका होगा, क्योंकि आपको बेलगांव से लेकर के बाकी वो ये सोलापुर साइड से लिए सारे किनारे के जो चीजें हैं वो सभी कर्नाटक से जुड़े हुए हैं। और हमारा जहां तक मानना है कि 20 से 25 सीटें विधानसभा की महाराष्ट्र भाषियों के अधिकार क्षेत्र में है। अगर वो चाहे तो इतनी सीटें हरा जिता सकते हैं, इस स्थिति में है। तो ये भी खेल खेलने आया होगा कि हम धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देंगे तो महाराष्ट्रियनों में इस बात का संदेश दे करके अपने उल्लू को सीधा कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं लगता है। कारण यह है कि अभी वहां पर चुनाव के चित्र साफ नहीं हुए हैं, मगर सुनने में आया है कि कांग्रेस जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी को भी साथ लेकर वहां के किनारे के इलाके में लड़ने के लिए तैयार बैठी है। अगर ऐसा होता है तो कर्नाटक में खतरा तो है, लेकिन हमको भी एक खतरा और दिखाई देता है कि जनता के नजरों से तो ये सरकार कब की गिर चुकी है, मगर ईवीएम की नजर में ये क्या रहेगी, ये अलग बात है। और ये बात के लिए बड़ा अलग अलग चीज होता है। इसलिए नेता बड़ी बड़ी चाल चलते हैं और बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं कि कल हम ये कह दें कि हम तो कह रहे थे ना कि हमारी इतनी सीट आएगी, ताकि आप उसको झूठ की बात की तरफ न ले जाएं। समझ रहे? तो ये भी बातों के तरफ है। अच्छा, अब आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी तो बहुत बुरी तरह से थक चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, हर किस्म का, शाम को टेलीविजन खोलो तो हर वक्त बिल्कुल नफरत की बातें होती रहेंगी। इस सब से हट करके इंसान कुछ सुकून से भी जीना चाहता है, वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो। तो ये आखिर मुसलसल झूठ और नाकामियों को छुपाने के लिए कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देना, कभी पुलवामा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। तो ये आखिर कब तक चलेगा? क्या आपको क्या लगता है इस पर कैसे, ये जो आपने कहा कि झूठ पर चलने वाला आदमी जो है वो हमेशा नहीं चल सकता, क्या है, क्या होने वाला, क्या लगता है आपको? देखिए काजमी साहब, बात आपने जो पूछा बड़ा, इसमें कई चीजें हैं। आप ये बता दीजिए, हमारे देश के संविधान में कई सी धाराएं हैं, बहुत सी बातें हैं। अदालत के अंदर एक मुजरिम से जब सवाल किया जाता है कि तुमने इसका कत्ल किया, वो नहीं और हाँ कुछ नहीं बोलता है, चुप रहता है, तो हाँ मान लिया जाता है। मान लिया जाता है कि नहीं मान लिया जाता है? उसकी खामोशी को आप मानते हैं कि इसने अपने गलती का बोध स्वीकार कर लिया है। अब इतना पुलवामा के बारे में बात जो है, हमारे भूतपूर्व कश्मीर के राज्यपाल ने कहा, मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो जनता की अदालत क्यों नहीं स्वीकार कर लेती है? गोदी मीडिया के चक्कर में क्यों है कि इसकी खामोशी इस बात की दलील है कि ये अपराधी है उस मामले में, इसलिए जवाब देने की इसके अंदर हिम्मत नहीं है। ये भी तो मान लेना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग शांति प्रिय ढंग से जीना चाहते हैं। शांति प्रिय ढंग से जीने के लिए भी आपको मैं एक छोटा सा बात कह देना चाहूंगा। काजमी साहब, जब आरामदेह जिंदगी होती है तो आदमी चापलूस पैदा होता है।
संघर्षमय जिंदगी होती है तो आदमी मजबूत पैदा होता है। और ये प्रधानमंत्री ने बोला था, याद कीजिएगा, कि हम 80 या 81 लाख लोगों को खिला रहे हैं, जिला रहे हैं। ये इनके सूत्रों में है। ये जानते हैं कि जो केवल रोटी तक सीमित रहेंगे वो गुलामी को स्वीकार कर देंगे। जी, मैं इसमें बीच में इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये 81 करोड़ की बात है, लाख नहीं, 81 लाख नहीं, 81 करोड़, यानी 1 लाख, यानी 1,40,000 टोटल आबादी, और उसमें से 80 से 140 करोड़, हाँ 140 करोड़ आबादी, और उसमें से 80 करोड़ को सरकार खिला रही है। सोचने की बात है। और ये बात इनकी नहीं है, ये आपको याद है वो किताब का नाम भी आप जानते हैं, जिसमें उसने लिखा है कि हैंड टू द माउथ, केवल जीने तक का सहारा दीजिए। क्या ये राशन लोगों को आलसी नहीं बना रहा है? बना रहा है। तो इन तमाम चीजों से एक चीज निकल कर आती है कि हमारे देश में परिवर्तन बहुत तेज हुए हैं। आप नजर में डालिएगा, देश की आजादी उन लोगों ने लिया जिन्हें देश से प्यार था। जो देश आज राष्ट्रभक्त जो अपने को बन रहे हैं वो नहीं थे, राष्ट्रभक्त वो थे जिन्होंने जान देकर देश की आजादी ली। कांग्रेस ने हुकूमत में क्या क्या किया आपको पता है। राजा रजवाड़ों को लेकर के शामिल कर दिया, पंडित को लेकर, पंडित यानी विद्वान को लेकर के नहीं चले, पंडित बिरादरी को लेकर के चले। इसके बाद बड़ी सारी बातें आई। जब इमरजेंसी की शक्ति आई, फिर जनता उबली, तो फिर सरकार बदल गई, जनता पार्टी आई। ये आपस में लड़े, फिर कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस में इंदिरा की हत्या हुई, फिर राजीव गांधी की भी हत्या हुई, फिर कुछ और परिवर्तन आए, फिर एक बार नरसिंहा राव आए, बाबरी मस्जिद गिरी, बाबरी मस्जिद गिरने के बाद राम जन्मभूमि के प्रति गए, अब राम मंदिर बन गया है, तो भी अभी बाबरी मस्जिद और फलाने के मुद्दे चलाए जा रहे हैं, ज्ञान बापी के चलाए जा रहे हैं। यानी इनको ये पता नहीं है कि हम अपने विकास से जीतेंगे। ये जानते हैं कि नफरत के बाजारों में, नफरत की दुकानों को खोलकर सामान बेच करके हम जीतेंगे। मोहब्बत की दुकानों में तो आग लगाई जाती है। ये हालात को इन्होंने पैदा कर दिया है। और आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना है कि आज नहीं तो कल हमारे और आपको, इसके लिए एक शायर का शेर है, और बड़ा बेहतरीन शेर है। वो क्या कहता है? कहता है कि मुझे एक दिन मक्तल से गुजरना होगा, एक दिन हमें मक्तल से गुजरना हो गया, बच गए हम तो किसी और को मरना होगा। अब आसमां से फरिश्ते नहीं आने वाले, या ये कह दीजिए कि अब यहाँ पर अबाबील की फौजें नहीं आने वाली, जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। तो आज लोग इस बात को सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लड़ना है। खामोशी भी तूफान का इशारा करती है। जितना जनता खामोश दिखाई दे रही है, ये अपने गुस्से को मत पेटियों के जरिए निकालेंगे, मतदान के दिन निकालेंगे। आप जानते हैं, हवा रुक जाती है तो तूफान के आसार नजर आते हैं, जुबान रुक जाती है तो क्रांति अपने आप पैदा होती है। अभी तो हम और आप बोल रहे हैं, जिस दिन हमारे और आपके मुंह भी सील दिए जाएंगे, उस दिन क्रांति अपने आप पैदा हो जाएगी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने नहीं कहा, ये सतपाल मलिक ने कहा कि हमको भी गिरफ्तार कर लेंगे तो इनके कई भाषण नहीं होने पाएंगे। और अभी आपने देखा कि खाप ने उनका समर्थन कर दिया है। आपने समर्थन, साथ साथ सीबीआई को भी भेज दिया गया उनके पास, सीबीआई का भी समन पहुंच गया। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कमाल ये हो गया कि ताकत के ज़ौम में हुकूमत ये भूल गई कि इतनी जल्दी हम कार्रवाई करेंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे। जल्दी ये है कि शायद ये और ज्यादा कुछ ना बोल जाए जो कुछ अब तक नहीं बोला, तो इसलिए कहीं ना कहीं चपेट में ले लिया जाए। लेकिन सतपाल मलिक ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये आसान नहीं होगा, और मेरे साथ किसान सब लोग जुड़े हुए हैं और किसानों का मुझे सपोर्ट है, देश की सपोर्ट की उन्हें उम्मीद है। देखिए क्या कुछ आगे आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे। काजमी साहब, एक और बात है, सतपाल मलिक ने केवल कहानियों का शीर्षक कहा है, पूरी कहानी नहीं कहा है। जैसे किताबों में सबक लिखे जाते हैं तो ऊपर में शीर्षक होता है,
उसने अभी एक दो शीर्षक कहा है, जिस दिन पूरी कहानी कह देगी तो वो आपको मालूम है, क्योंकि उन्होंने बोला ना, दाभोलकर उनका दोस्त है, क्लास फेलो है, हो सकता है कि इनके जरिए भी बहुत सी बातें हुई हो। जी जी जी, बिल्कुल ना है होगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के नागरिकों से एक ही बात कहना चाहूंगा, जुल्म, लोहिया जी कहा करते थे, जुल्म वही होता है जहां कायर बसते हैं, और जुल्म को मिटाना है तो आप सच्चाई के साथ आइए, झूठ का साथ छोड़ दीजिए। जी जी, ये कायरता छोड़नी पड़ेगी, लोगों को आना पड़ेगा सामने। और ये कई लोग, बहुत लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि लोगों को अपने संवैधानिक हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना होगा, और सरकार जहां कहीं जो कुछ गलत कर रही है उसके बारे में बोलना होगा। अगर ये सोचते रहे कि मैं भी खामोश रहूं और मेरे घर के भी खामोश रहें, बाकी दूसरा बोलते रहे और उसी में तब्दीली आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा कई लोग इस बात को कहते रहे। हमारे चैनल पर राम पुनियानी भी ये बात कहते हैं, अविनाश काकड़े भी कहते हैं, हमारे जो सीनियर वकील हैं महमूद प्राचा, वो भी यही कहते हैं। बहुत से लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आम लोगों को खुलकर सामने आना होगा, ये उनका संवैधानिक अधिकार है, कानूनी हक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।